नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित कुमार और हम यहाँ पर पीसीएस एग्जाम की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। पीसीएस एग्जाम चाहे वो किसी भी स्टेट्स के हों, उन सभी स्टेट की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी ऑल इंडिया लेवल के जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, वो सब भी यहाँ पर कवर होगा। और उसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर होंगे। तो फिलहाल मेरे साथ आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री की क्लास कितने बजे होती है? 2 बजे दोपहर में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ते हैं कितने बजे? शाम को 6 बजे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्लासेस की टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। कई लोग बच्चे मैंने देखा है वो शेड्यूल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, तो इसलिए मैं क्लास की शुरुआत में आपको सबसे पहले बता देता हूं कि 2 बजे हिस्ट्री होगा और शाम को 6 बजे होगा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे हम यहाँ पर थ्योरी की क्लास करते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं, थ्योरी और डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और फिर जो शनिवार आता है यानी कि सैटरडे को हम क्या करते हैं दोस्तों, सैटरडे को हम यहाँ पर इसके जो क्वेश्चंस हैं इस पे आधारित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हमारी रिवीजन के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए, उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं और उनको तैयार करते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे हमारी रिवीजन भी हो जाती है और एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं हिस्ट्री के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री के बाकी वो सभी लेक्चर्स देख सकते हैं जो आपके मिस हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज अगर इसको हिंदी में कहें तो उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल, हमने वैदिक काल पढ़ा, अभी हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम वैदिक एरा पढ़ रहे हैं, यानी कि वैदिक काल पढ़ रहे हैं, वैदिक एरा हम पढ़ रहे हैं, वैदिक एज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर 2 कैटेगराइजेशन है, ठीक है। एक है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी का जो समय है, इसको हम कहते हैं अर्ली वैदिक एज। क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक एज। और दूसरा जो है वो है लेटर वैदिक एज, जो आप देख सकते हैं कहां से, 1000 से और 500 बीसी तक, ठीक है दोस्तों। 1000 से 500 बीसी तक हम पढ़ेंगे क्या? लेटर वैदिक एज। 1500 से 1000 बीसी तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अर्ली वैदिक एज, और यानी कि हम इसको ऋग्वैदिक एरा भी कहते हैं। कौन सा? ऋग्वैदिक एरा। ऋग्वैदिक काल इसको कहते हैं, जो 1500 से 1000 बीसी का समय है। 1500 से 1000 बीसी का जो समय है इसको ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सोसाइटी है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उसमें हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद, जो लिखा है हमारा टेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है इस समय की। और इस समय में आप देखेंगे कि ऋग्वेद जो थे इस समय में लिखे गए थे, और बाकी जो वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। वो किसका पार्ट है? वो है लेटर वैदिक एरा का पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी हम कहते हैं किसको? जो हमारा अर्ली वैदिक काल है, अर्ली वैदिक एरा है, उसको हम ऋग्वैदिक सोसाइटी भी कहते हैं। और यहां पर हम इसको लेटर वैदिक सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी किसमें? 1000 से 500 बीसी तक, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ आया? ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले हम स्टोन एज पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टोन एज हम पढ़ चुके हैं लगभग 5 लाख साल बीसी से, लगभग 5 लाख बीसी से लगभग 10,000 बीसी तक स्टोन एज रहा। फिर हड़प्पा सभ्यता रही लगभग 3500 बीसी से 1500 बीसी हड़प्पा सभ्यता रही। उसके बाद हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो कि चला 1500 से 1000 बीसी तक। और अब हम कर रहे हैं वैदिक काल, वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, और ये होगा 1000 से 500 बीसी तक। इन दोनों को मिला के ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक काल को हम कहते हैं वैदिक काल। तो मैंने आपको ये, अगर आपकी पुरानी क्लासेस छूट गई हैं तो उसका एक क्विक रिवीजन भी आपको यहाँ पर करा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी डाउट पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स का जवाब दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर लेटर वैदिक सोसाइटी से। और लेटर वैदिक सोसाइटी में आप देखेंगे सबसे पहले जब हमने ऋग्वैदिक सोसाइटी पढ़ा था, तो अब आप देखिए
यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में ये है लेटर वैदिक सोसाइटी। तो इसमें जो भी हम चीजें पढ़ेंगे हम उसमें ऋग वैदिक सोसाइटी से कंपैरिजन करके इसका पढ़ेंगे, ठीक है। लेटर वैदिक की जितनी भी चीजें पढ़ेंगे हम, आप देखेंगे लगभग हर चीज जो है हम उसको ऋग वैदिक काल से उसका कंपैरिजन, हम उसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल से लेटर वैदिक काल में क्या क्या समाज के अंदर सोसाइटी में बदलाव आए और क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। तो आप जो भी ज्यादातर चीजें पढ़ेंगे वो आपको ऋग वैदिक से लेटर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेस मिले वो देखने को मिलेंगे, उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। जैसे अगर आप याद करें, जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, तो हड़प्पा सभ्यता का कंपैरिजन हमने किससे पढ़ा था? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमेशा हम चैल्कोलिथिक, ठीक है, यानी कि ताम्र पाषाण युग को कंपेयर करते थे। हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाण युग को हमने तुलना करके उनको पढ़ा था। उसी तरह से हम ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक सोसाइटी में कंपैरिजन करते रहेंगे जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा, उसी के माध्यम से, कंपैरिजन के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में हमने पढ़ा था जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल सोसाइटी थी, ठीक है दोस्तों। ट्राइबल सोसाइटी थी यानी कि उन समाज में जो उस समय की ट्राइबल जनजातीय जो सोसाइटी थी, समाज था, उसके अंदर आपको वर्गीकरण देखने को नहीं मिलेगा कि कोई समाज आप देखेंगे समाज ऊंचे पायदान पर है और कोई नीचे। आपको ऐसा बिल्कुल भी ऋग्वैदिक सोसाइटी में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये ट्राइबल सोसाइटी थी। अब देखेंगे लेटर वैदिक जो समय था उसमें सोसाइटीज जो थी वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। मतलब यहाँ पर कई तरह के वर्गीकरण आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ पर? सोशल यानी सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और आपको आर्थिक स्तर पर कई तरह के वर्ग आपको अलग अलग काम करते हुए देखने को मिलेंगे। आगे समझेंगे वो कौन कौन से वर्ग हैं। तो पहला डिफरेंस आपको ये मिल गया। दूसरा, जो ट्राइबल सेटलमेंट्स थे, ठीक है, जो ट्राइबल जो जनजातीय लोग ऋग्वैदिक काल में जो रहते थे, अब वो कैसे रहते थे? वो जन, ठीक है, जनाज थे, यानी ट्राइब। एक ट्राइब को हम क्या कहते थे? जन और जनाज कहते थे, ठीक है। तो वो लोग रहते थे, साथ साथ रहते थे, और उस समय जमीन को लेकर कोई बहुत बड़ी उस समय लड़ाइयां नहीं होती थी। इसका मतलब है उस समय बड़े बड़े किंगडम या साम्राज्य नहीं होते थे, कोई एक बहुत बड़ा राजा नहीं होता था। उस समय आप देखेंगे उस समय का जो उनका मुखिया होता था, जो उस समय चीफ होता था, उसको इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। उसको जनजाति के बाकी लोग ही इलेक्ट करते थे, उसका चुनाव करते थे। तो अब यहां पर देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े किंगडम और राजा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि राजा और किंगडम, यहां पर आपको साम्राज्य बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। तो यहां पर किंगडम पैदा हुए, नए नए किंगडम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो ज्योग्राफिकल एरिया था, जो आपका भौगोलिक जो विस्तार था, उसके माध्यम से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो ऋग्वैदिक समय का जो सोसाइटी थी, ऋग्वैदिक समय में जो टेक्स्ट है वो आपको मिलेंगे ईस्टर्न अफगानिस्तान, यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, ठीक है दोस्तों। अभी इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल आप समझिए कि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी, यानी अर्ली वैदिक काल था, उसके लोग कहां पर रहते थे? ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का जो एरिया था। मतलब लगभग लगभग सिंधु घाटी क्षेत्र का जो जो कोर एरिया था, लगभग वहां पर वैदिक एरा के आपको ऋग्वैदिक समय के लोग मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो सिंधु घाटी आप देखेंगे कि वो बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, लेकिन जो उनका कोर एरिया था वो भी लगभग यही था जहां पर ऋग्वैदिक लोग बाद में आकर रहने लगे, ठीक है दोस्तों। और आप देखेंगे कि लेटर वैदिक समय का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था, यानी कि जो उनका भौगोलिक विस्तार था, वो ऋग्वैदिक जो लोग थे उनसे काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे आप, जो कोर एरिया था ऋग्वैदिक काल का वो ये था, और उससे ज्यादा बड़े एरिया में, उससे ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में आपको मिलेंगे लेटर वैदिक समय के लोग, जो आपको दिखेगा। आप देखिए, ये है ऋग्वैदिक काल का एरिया, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आप देखिए लगभग सिंधु घाटी सभ्यता भी आपको ये कोर एरिया है, ठीक है, ये कोर एरिया है, यहां देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहां पर लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता आपको यहां तक पूरा देखने को मिलती थी, लेकिन ये जो कोर एरिया है आपको यहां पर मिलेगी क्या? ऋग्वैदिक सोसाइटी। इस एरिया को हम क्या कहते थे? ऋग्वैदिक सोसाइटी कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से डिफाइन की जाती थी? कौन से नाम से बताया जाता था इस एरिया को? इस एरिया को बताया जाता था सप्त सिंधु, ठीक है दोस्तों। यानी सप्त सिंधु रीजन में कौन रहता था? ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, जो समाज था, सोसाइटी थी, वो रहती थी सप्त सिंधु एरिया में, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, अगर अगर आप देखेंगे
यहाँ पर जो लेटर वैदिक पीरियड है, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद 1000 से 500 बीसी का जो समय था, उसमें आपको जो लेटर वैदिक के देखेंगे, उसका उनका जो एरिया था वो था कुरु और पंचाल रीजन। कौन सा था? कुरु और पांचाल रीजन। तो जब भी बात होगी ऋग्वैदिक समय की, तो सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। और लेटर वैदिक समय के जो लोग थे, जो 1000 से 500 बीसी, जो 1000 से 500 बीसी के समय में रहते थे, उनका जो एरिया था वो था कुरु पंचाल रीजन। तो कुरु पंचाल रीजन कौन सा था? कुरु पंचाल रीजन था जो कि गंगा का और जो यमुना के आसपास का जो मैदानी भाग था, उसको हम बोलते हैं कुरु पंचाल रीजन। गंगा और यमुना का जो मैदानी भाग था उसको हम कुरु पंचाल रीजन कहते हैं, और ये लगभग सिंधु को छूता हुआ यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि अगर आप ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सप्त सिंधु के आसपास दिखेगा, और यहाँ पर कोई बड़े किंगडम या साम्राज्य देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जनजातीय तरीके से लोग समाज जो था उस समय रहता था, लेकिन आप देखेंगे इनका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब यहाँ पर बड़े बड़े आपको साम्राज्य देखने को मिलेंगे इसमें लेटर वैदिक काल में, और वो कौन सा था? कुरु पांचाल रीजन। ठीक है दोस्तों, कुरु पांचाल रीजन को याद रखेंगे लेटर वैदिक समय की जब भी बात होगी। ठीक है, और यहां पर आपको पहली बार देखने को मिलेगा, शब्द मिलेगा जो बताता है कि राष्ट्र, यानी किसी एक ज्योग्राफिकल, एक पॉलिटिकल जो टेरिटरी है, ठीक है, एक राजनीतिक टेरिटरी की यहां पर बात होने लग गई है। अब राजनीतिक टेरिटरी की यहां पर बात होने लग गई है, राजनीतिक क्षेत्र की, और उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्र। तो यानी आपको राष्ट्र शब्द पहली बार जो मिलेगा वो लेटर वैदिक समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वॉर्स होने लगी, लड़ाइयां होने लगी। किस पर लड़ाइयां होने लगी? आपको याद होगा जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए, ऋग्वैदिक समय का जो समाज था उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समृद्धि का और जो वेल्थ का जो सिंबल था, और वेल्थ का जो था सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी गाय। ठीक है दोस्तों, गाय के ऊपर ही सारी चीजें आधारित थी। उनका जीवन, उनका खाना पीना, सब कुछ गाय के ऊपर था। लेकिन ऋग्वैदिक समय के बाद जब आप लेटर वैदिक समय में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो युद्ध होते थे, अगर ऋग्वैदिक समय की बात की जाए तो जो युद्ध होते थे पहले वो गाय के ऊपर ही होते थे। अगर किसी ने किसी की गाय चुरा ली, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है वो सबसे ज्यादा समृद्ध व्यक्ति माना जाता था, और जो समृद्ध व्यक्ति माना जाता था, और उसके बाद जो युद्ध भी होते थे वो भी गाय के ऊपर ही होते थे। ठीक है दोस्तों, तो हम जानेंगे, और इसको हम क्या कहते थे? गविष्ति। ठीक है, गविष्टि याद रखेंगे। गविष्टि का मतलब वो युद्ध जो गाय के ऊपर होते थे, यानी कि अगर किसी ने किसी की गाय चुरा ली या किसी ने गाय हड़प ली तो उसके ऊपर युद्ध होते थे, जिसको हम गविष्टि कहते थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अब देखेंगे लेटर वैदिक काल में, क्योंकि साम्राज्य बनने लगे, पॉलिटिकल, राजनीतिक, आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी और समाज में भी कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी। तो अब वॉर जो है वो किस पर होने लगी? वो जमीन के ऊपर होने लगी, राजनीतिक जमीनों के ऊपर, राजनीतिक क्षेत्रफलों के ऊपर, यानी कि टेरिटरी के ऊपर यहां पर अब देखने को मिलेगा कि लड़ाइयां और युद्ध होने लगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यानी कि अब प्रॉपर एक सोसाइटी होती है, जैसी हम आज के समय में देखते हैं, लगभग ऐसी सोसाइटी जो बननी पैदा हुई थी, जो बननी चालू हुई थी, जो पैदा होनी शुरू हुई थी, आज का जो समाज हम देखते हैं, लगभग इसकी शुरुआत आप देखेंगे ये आपको मिलेगी लेटर वैदिक काल में। लेटर वैदिक काल में शुरू हो चुकी थी। आज का जो भी समाज हम देखते हैं इसकी शुरुआत लेटर वैदिक काल में शुरू हो चुकी थी, 1000 बीसी के समय पर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहां पे देखते हैं अब जो सोसाइटी थी, पहले ऋग्वैदिक काल की सोसाइटी पास्टोरल सोसाइटी होती थी, यानी कि पशुपालन करती थी, गाय के ऊपर निर्भर थी, गाय से मिलने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती थी। लेकिन आप देखेंगे जो लेटर वैदिक समय की सोसाइटी थी वो कैसी हो गई? वहां पर आपको सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। पहले ऋग्वैदिक समय में अगर खेती भी करते थे, ये मेनली पास्टोरल सोसाइटी थी, इसीलिए शब्द है प्रीडोमिनेंटली, मतलब ज्यादातर पास्टोरल, यानी कि पशुपालन करने वाली सोसाइटी थी। वो खेती अगर करते थे तो कौन सी करते थे? वो घुमंतु खेती करते थे। ठीक है दोस्तों, कौन सी? घुमंतु, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पेड़ों को काटते थे, पौधों को जलाते थे, और फिर वहां पर
फसल उगाते थे, ठीक है दोस्तों, और थोड़ी बहुत ही फसल ऋग्वैदिक समय के लोग उगाते थे। लेकिन अगर आप बात करें जो लेटर वैदिक समय का जो समय, लेटर वैदिक काल जो है, उसमें लोगों ने ज्यादातर कौन सा किस तरीके से जीवन यापन करना शुरू करा? अब वो हो गए एग्रीकल्चरल, यानी कि वो ज्यादातर खेती करते हैं, पहले ज्यादातर पशुपालन करते थे। चलिए अब देखिए, लेटर वैदिक समय में जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर जो आप देखेंगे कि राजाएं अब बनने लग गए, साम्राज्य बनने लग गए, लेकिन फिर भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक स्टैंडिंग, यानी कि एक परमानेंट जो फौज होती है, परमानेंट जो आर्मी होती है, वो आपको अभी फिलहाल लेटर वैदिक समय में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी परमानेंट आर्मी आपको नहीं मिलेगी। इस फैक्ट को खास ध्यान रखिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि लेटर वैदिक समय में साम्राज्य बनने लगे थे, लेटर वैदिक समय में राजा महाराजा पैदा होने लग गए थे। लेकिन आपको आपके दिमाग में फिर एक बात ये भी आएगी, जब साम्राज्य बन गए थे, जब युद्ध हो रहे थे, तो इसका मतलब वहां पर आर्मी भी रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना पड़ेगा। लेटर वैदिक समय में साम्राज्य बनने लगे थे, राजा महाराजा होने लगे थे, लेकिन फिर भी वहां पर एक स्टैंडिंग आर्मी, परमानेंट आर्मी नहीं थी। वहां की जो ट्राइब के लोग होते थे वही क्या करते थे, समय आने पर एक आर्मी के रूप में भी काम करते थे और अपनी सेवाएं जो राज्य था उसको देते थे। ठीक है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चेंज आने लगा, जो हम बाद में देखते हैं, जो बाद के जो साम्राज्य थे, हम बाद के यानी कि अगर 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के भी साम्राज्य देखें, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की होती है कि राजा का बेटा ही आगे राजा बनता है। ठीक है दोस्तों, राजा का बेटा ही आगे राजा बनता है। तो सेम चीज फिर हमें लेटर वैदिक काल में भी देखने को मिली कि जो राजा का पुत्र है वो ही आगे राजा बनेगा, यानी हेरिडिटरी यहां पर आपको किंगशिप देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो मुखिया यानी कि जो चीफ होता था ट्राइब का, उसका यहाँ पर जो सोसाइटी थी, जो ट्राइब्स थी, वो यहाँ पर चयन करती थी, उसका सिलेक्शन या इलेक्शन आप कह लीजिए वो होता था। लेकिन अब राजा का बेटा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राजा बनेगा, यानी कि हेरिडिटरी वंशवाद आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक काल में। ठीक है, उसके अलावा लेटर वैदिक काल में जैसे जैसे आप देखेंगे, एक राजा जो होता था वो अपनी समाज को, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता था। ठीक है दोस्तों, लेटर वैदिक काल में राजा जो होता था प्रोटेक्ट भी करता था, तो राजा की शक्ति का प्रदर्शन बहुत जरूरी हो गया। तो राजा का इन्फ्लुएंस, राजा कितना प्रभावशाली है उस समाज में, ये दिखाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स होने लगे। ठीक है दोस्तों, राजा की शक्ति, राजा की शक्ति और ताकत और उसका प्रभाव दिखाने के लिए सोसाइटी में, समाज में अलग अलग प्रकार के जो है आप देखने को मिलेंगे कि रिचुअल्स होने लगे। जैसे उनमें मुख्य तौर पे कौन से हैं? उसमें है राजसूय यज्ञ, एक यज्ञ होता था। रिचुअल से यहाँ मतलब है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यज्ञ होने लगे, जिससे राजा की जो पावर थी, जो उसकी शक्ति थी, उसका प्रभाव दिखता था लोगों में, और बाकी राजाओं और बाकी राज्यों को भी इसका प्रभाव और इन्फ्लुएंस दिखाया जाता था। जैसे राजसूय यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ का मतलब कि राज्याभिषेक, इसको समझ लीजिए, राज्य अभिषेक जैसा एक यज्ञ होता था। ठीक है, जहां पर राजा को सुप्रीम पावर दे दी जाती थी, जहां पर यह दर्शाया जाता था कि ये राजा जो है, ये सर्वशक्तिमान राजा है इस राज्य का। ठीक है, तो ये एक तरह से राज्याभिषेक या फिर शाही अभिषेक इसको कह लीजिए, किससे होता था? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब राज्याभिषेक। पेपर में याद रखेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि राज्याभिषेक जिस यज्ञ से होता था, उस यज्ञ का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में याद रखेंगे। चलिए, अब वाजपेयी यज्ञ जो है वो किस लिए होता था? वो एक रथ के ऊपर बैठकर उसकी रेस होती थी, राजा की और बाकी लोगों की रथ के ऊपर, यानी कि चैरियट रेस, एक रथ की रेस होती थी, जिसमें यहां पर देखेंगे एक रॉयल यानी शाही जो चैरियट यानी शाही जो रथ होता था, उसका जीतना बहुत जरूरी होता था, ताकि ये पता चल सके कि राजा जो है वो सबसे प्रभावशाली है। ठीक है, तो वाजपेयी यज्ञ होता था, ये भी वाजपेयी यज्ञ होता था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, आपने सबने नाम सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो किस लिए होता था? वो होता था राजा की जो टेरिटरी है, यानी कि राजा की जितना भी जमीन, जितनी क्षेत्र है, उस पर राजा का अधिकार, राजा का प्रभाव दिखाने के लिए यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ होता था, जिसमें एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था और जितने एरिया में वो भागता था उसको यहाँ पर राजा की टेरिटरी माना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो राजा की टेरिटरी एक घोड़े से डिसाइड होती थी, जो एक जिसको हम बोलते थे अश्वमेध
यज्ञ, ठीक है दोस्तों। तो अश्वमेध यज्ञ आपको पता ही होगा। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ में चैरियट रेस होती थी। और राजसूय यज्ञ में राज से राज्याभिषेक याद रखेंगे। तो राजसूय यज्ञ में राजा की सुप्रीम पावर यानी राजा को सर्वशक्तिमान दिखा के उसका वहां पर प्रभाव बताया जाता था राज्य में और अलग अलग राज्यों के राजाओं के सामने भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पर बदलाव इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ट्राइबल सोसाइटी थी तो वहाँ पर सोशल ऑर्डर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, छोटे छोटे अपनी ही ट्राइब में लोग रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर पॉलिटिकल जो थी टेरिटरीज वो पैदा होने लगी, यानी कि राजनीतिक जो क्षेत्र थे, राजनीतिक क्षेत्र पैदा होने लगे। और आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जनपद, ठीक है, जनपदों का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जनपद आपको लेटर वैदिक काल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेटर वैदिक काल में जनपदों का आपका यहाँ पर आपको जन्म होता हुआ देखने को मिलेगा। लेटर वैदिक काल के बाद हम पढ़ रहे हैं लेटर वैदिक काल 1000 से 500 बीसी, ठीक है दोस्तों। 1000 से 500 बीसी हम पढ़ रहे हैं लेटर वैदिक काल। तो जब आप देखेंगे कि 500 बीसी के बाद का जो समय है, 500 से 300 और 200 बीसी के आसपास का जो समय है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक काल 1000 से 500 बीसी में जनपद है, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे 1000 से 500 बीसी में जनपद। और जब हम बात करेंगे 500 बीसी के बाद के समय की, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको मिलेंगे महाजनपद, ठीक है दोस्तों। क्या मिलेंगे, महाजनपद। यानी कि जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल टेरिटरी है, वो और भी ज्यादा विशाल हो गई, वो और भी ज्यादा बड़ी हो गई, और राजा जो है वो और भी शक्तिमान हो गए, वो और भी प्रभावशाली हो गए। यानी कि अब राज्य बड़े बड़े होने लग गए, ठीक है। तो आप देखेंगे समाज और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, ठीक है दोस्तों। अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं जनपद, ठीक है। और याद रखेंगे जो सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था वो भी कहां देखने को मिलेगा, वो भी आपको महाजनपद के समय पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कौन से समय को कहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए दोस्तों। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसको। फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन मैंने आपको बता दिया है। महाजनपद जब हम पढ़ेंगे 500 से लगभग 300 से 200 बीसी का जो समय है, उसमें जो महाजनपद हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसे सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही आसान है, हम ऑलरेडी कई बार इसको कर चुके हैं, क्लास में भी रिपीट कर चुके हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो जनपद का जो समय है, जब भी पूछेगा कि जनपद कौन से एरा में, कौन से समय में आपको देखने को मिलते हैं, तो उसका सही जवाब है कि वो लेटर वैदिक काल में आपको जनपद देखने को मिलते हैं। चलिए, तो अब लेटर वैदिक काल का जो समाज था वो कैसा था। अभी तक हमने लेटर वैदिक काल की जो मुख्य बातें थी वो समझ ली। अगर आप कह सकें तो कह लीजिए एक तरह से हमने जो वहाँ की जो पॉलिटिकल जो सेटअप था उसको पढ़ा, ठीक है। लेटर वैदिक काल के पॉलिटिकल सेटअप को अभी तक हमने लगभग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि समाज के तौर पर सामाजिक जो स्फीयर था, जो सामाजिक जो उस समय परिस्थितियां थी, उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए, किसके तौर पर, किसकी तुलना में, ऋग्वैदिक काल की तुलना में लेटर वैदिक काल में क्या क्या बदलाव आए, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहां पर देखते हैं जो समाज है उसके अंदर कई तरह के आपको डिफरेंशिएशन यानी कि वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें खास तौर पर आपको वर्ण सिस्टम का यहां पर आपको वर्णन मिलेगा। वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी किसमें, लेटर वैदिक काल में। याद रखिए ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, और जो समाज है वो वर्ण जो था, वर्ण का मतलब वहां पर क्या होता था, वहां पर वर्ण का मतलब होता था त्वचा का रंग, ठीक है। यानी कि आर्यन, ठीक है दोस्तों, यानी आर्यन और नॉन आर्यन, नॉन आर्यन में आपको उस समय आपको डिफरेंशिएशन यानी कि वर्गीकरण दिखता था। ऋग्वैदिक समय में या तो आर्यन होते थे या फिर नॉन आर्यन होते थे, जन्म के आधार पर, और जो जिस व्यवसाय को कोई करता था व्यवसाय के आधार पर वहां पर कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन आप देखेंगे लेटर वैदिक काल में वर्ण का मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर लेटर वैदिक काल में देखेंगे वर्ण का मतलब स्किन का कलर नहीं, बल्कि यहां पर व्यवसाय हो गया, ठीक है दोस्तों, व्यवसाय हो गया।
कौन किस व्यवसाय को करता है और उसके जन्म किस व्यवसाय किस परिवार में हुआ है, वो परिवार कौन सा व्यवसाय करता है, उसके आधार पर आपको लेटर वैदिक समय में आपको समाज के अंदर वर्गीकरण या फिर आपको हायरार्की या फिर डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। डिफरेंस हमें समझ आ गया। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का मतलब वहां पे त्वचा के स्किन के कलर से था, लेकिन जब लेटर वैदिक काल की बात करते हैं तो यहां पर वर्ण का मतलब होता है व्यवसाय से। तो यहां पर वर्ण व्यवस्था जो थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, और यहां पर हमें ऋग्वैदिक काल में वर्णों में हमें इतना डिफरेंस नहीं दिखता है। ऋग्वैदिक काल में एक परिवार के अंदर टीचर भी हो सकता था, एक परिवार के अंदर कारपेंटर यानी बढ़ई का काम करने वाला भी हो सकता था, और एक परिवार के अंदर रथ बनाने वाला व्यक्ति भी हो सकता था, और अध्यापक भी हो सकता था। लेकिन जब बात हो गई लेटर वैदिक काल की, तो यहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट हो गई थी, और वर्ण व्यवस्था जो है काफी ज्यादा रिजिड हो गई थी। और ये कैसे बन गई थी? ब्राह्मण और क्षत्रियज और वैश्यज और शूद्रज। ठीक है, ब्राह्मण यानी कि ज्यादातर जो कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में टीचिंग का और प्रीस्ट वाला जो काम करते थे, पुरोहित का जो काम करते थे, वो होते थे ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों। क्षत्रिय यानी कि जो राज्य को सेना में जो सेवाएं देते थे, यानी लड़ने के लिए जो राज्य के लिए जाते थे, सेना की सेवाएं जो राज्य को देते थे, उनको कहा गया क्षत्रिय। ठीक है। और वैश्य जो थे वो व्यापार करते थे, वैश्य जो है वो व्यापार करते थे। और शूद्रस जो थे, शूद्रास इन तीनों वर्णों के एक तरह से सेवक थे, इन तीनों वर्णों के सेवक माने जाते थे। इसमें आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा जो खेती करने वाले, जो खेतीहर आबादी थी, शूद्र में खेती करने वाली जो आबादी थी उस समय की, उनको यहाँ पर रखा जाता था, जो कि उस समय की ज्यादातर आबादी का सबसे बड़ा पार्ट होता था, यानी सबसे ज्यादा आबादी यहीं पर होती थी। और ये तीनों जो वर्ण हैं इनके सेवक माने जाते थे। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, साफ साफ दिख रहा है कि व्यवसाय के आधार पर आपको यहां पर वर्गीकरण और वर्ण व्यवस्था का आपको संचालन देखने को मिलेगा, कैसे काम करती थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी, वहां पर आर्यन और नॉन आर्यन वाला डिफरेंशिएशन था। आपको ये जो है डिफरेंस जो है दोनों में ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मेंस में आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए, ऊपर से फिर दूसरी अलग चीज जो थी, एक और जो यहाँ पर अलग इंस्टीट्यूशन यानी अलग तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, वो है आश्रम। ठीक है दोस्तों, आश्रम। लेटर वैदिक काल में जो है एक व्यक्ति की जीवन के कितने चरण होते हैं, एक व्यक्ति के जीवन को कई चरणों में बांट दिया, और वो मुख्य तौर पर 4 चरण थे, उनको हम बोलते हैं आश्रम। जैसे सबसे पहले बात हो गई ब्रह्मचार्य की। ठीक है, ब्रह्मचार्य की। फिर उसके बाद बताइए, उसके बाद ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ की, ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ की, उसके बाद पहला, ये दूसरा, और तीसरा जो था वो था वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, और जो चौथा था वो था सन्यास। ठीक है दोस्तों, सन्यास। तो यानी कि ये है जीवन के 4 चरण, 4 फेजेस, इसमें जीवन को बांट दिया गया, इसको बोलते थे आश्रम। ठीक है, इसको बोलते थे आश्रम। तो जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी वो कैसी थी? वो वर्ण और आश्रम के ऊपर आधारित सोसाइटी थी। इसलिए आपने शब्द सुना होगा दोस्तों कई बार कि ये कैसी सोसाइटी थी, ये थी वर्ण वर्ण और आश्रम सोसाइटी, वर्ण और आश्रम सोसाइटी। वर्णाश्रम धर्म, धर्म आप यहां पे मान लीजिए कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसका धर्म है उसी वर्ण में पालन करना, उसी वर्ण की चीजों को पालन करना। तो एक तरह से ये एक तरह से चक्र बना दिया कि व्यक्ति उसी वर्ण के अंदर रहेगा। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इस समाज को कहते थे वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी समाज। तो मैंने आपको इसका पूरा मतलब आपको समझा दिया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो अपर 3 क्लासेस थी, ये जो अपर 3 क्लासेस थी यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको क्या था यहाँ पर अधिकार था, किस चीज का? उपनयनन का यहाँ पर इनको अधिकार था, जिसको उपनयनन यानी कि जनेऊ धारण करने का, सेक्रेड थ्रेड जिसको कहते हैं, और यहाँ पर उसको कहा जाता था द्विजा। यानी कि ये जो तीन वर्ण हैं इनको कहा जाता था द्विजा। द्विजा का मतलब एक जन्म, तो जब वो पैदा हुए वो, और दूसरा जन्म यानी कि जब उपनयन हुआ, जब जनेऊ धारण किया, जब सेक्रेड थ्रेड जो है वो धारण किया,
तो उस समय कहा जाता था कि दूसरा जन्म है, तो इसलिए ट्वाइस बॉर्न यानी कि द्विजा, इनको द्विजा की कैटेगरी में इनको रखा गया है। इसमें शूद्र इस कैटेगरी में नहीं आते थे। ठीक है दोस्तों, तो द्विजा का अधिकार 3 वर्ण को था। ठीक है, उसके बाद कास्ट एक्सोगेमी यानी कि अपनी जाति, अपनी कास्ट, ठीक है, उससे बाहर ही आप शादी करेंगे, उससे बाहर ही आपका विवाह होगा। ऐसी यहाँ पर काफी ज्यादा आप देखेंगे कि रिजिड और सख्त तरीके से ये चीजें यहाँ पर लेटर वैदिक काल में फॉलो करी जाने लगी, यानी समाज में काफी हद तक वर्गीकरण बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके बाद कल्ट सैक्रिफाइसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, समाज में और क्या मिलेगा, यानी कि सैक्रिफाइसेस का मतलब यहां पर हो गया कि बलि से मतलब हो गया, और बलि यहां पर जानवरों की भी दी जाती थी। सिर्फ जैसे हमें ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि जानवरों की बलि दी जाती थी, उसके अलावा जो कोई सैक्रिफाइस होता था, जैसे राजा को अगर आप कुछ अपने दान कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सर्विस भी दे रहे हैं, तो वो बलि होती थी। अगर टैक्स के रूप में कुछ दे रहे हैं, राजा को टैक्स के रूप में कुछ दे रहे हैं, तो ये भी बलि ही कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अब देखेंगे लेटर वैदिक काल में बलि में आप देखेंगे कि जानवरों की भी बलि दी जाने लगी। ठीक है दोस्तों, और यहां पर जब सैक्रिफाइसेस होने लगे, ठीक है, तो दान दक्षिणा का प्रचलन बढ़ा। और दान दक्षिणा किसको दी जाती थी, दान दक्षिणा जो पुरोहित होता था, जो सैक्रिफाइस को चलाता था, सैक्रिफाइस कैसे होगा ये बताता था। ठीक है, तो यहां पर जो ब्राह्मण, जो पुरोहित थे, उनको दान दक्षिणा देने लगी, जिससे यहां पर आपको देखने का मिलेगा कि उनका प्रभाव जो है समाज में वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी उसमें वर्ण के आधार पर व्यवस्था थी, और उसमें ऊपरी जो वर्ण थे उनका प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो एजुकेशन थी, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई करने का जो अधिकार था, वो भी किनको था, वो जो द्विजा, द्विजा कास्ट, यानी कि जो ये 3 वर्ण थे, इनको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक काल में कि यहाँ पर इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। लेकिन जो चौथा वर्ण यानी कि जो शूद्र था, यानी कि ज्यादातर जो खेती करने वाले व्यक्ति थे, उनको यहाँ पर जो समाज था, उनको यहाँ पर अधिकार नहीं था कि वो शिक्षा का ग्रहण करें, यानी कि ध्वजा कास्ट का। ठीक है, चलिए, और असेंबलीज, जो सभाएं होती थी, आप देखेंगे कि जो सभाएं थी वो भी जो है एक प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाने लगी। यानी प्रभावशाली व्यक्ति ही जो सभाएं होती थी समाज की, उनमें पार्टिसिपेट करते थे, उसमें हिस्सा लेते थे। जबकि अगर आप ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो जो ट्राइब्स थी, ठीक है दोस्तों, जो ट्राइब्स, जो जन होते थे, वो भी पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, एक फोक यानी कि आम लोगों की सभा होती थी। ठीक है दोस्तों, आम लोगों की सभा होती थी, उसके अंदर आम लोग पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन लेटर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, सिर्फ वो ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करने लगे, किसके अंदर, इस सभाओं और समितियों में। और आपको एक और डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऋग्वैदिक काल में सभाओं में, ऋग्वैदिक काल की जो सभाएं होती थी उसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी, उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन लेटर वैदिक काल में जो महिलाएं थी उनको भी इन सभाओं में पार्टिसिपेट करने से पार्टिसिपेट करती थी, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यानी कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी, उनका भी जो हिस्सेदारी थी वो सभाओं में, वो लेटर वैदिक काल में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यहाँ पे देखेंगे आप, ये मैंने सारी बात कर ली। विधाता जो एक ट्राइबल सोसाइटी होती थी, उसमें ट्राइबल जो असेंबली होती थी, ट्राइबल असेंबली यानी कि ट्राइबल लोगों की जो सभा होती थी, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा विधाता जो ट्राइबल लोगों की सभा होती थी, किसमें, ऋग्वैदिक काल में। लेटर वैदिक काल में जो विधाता था वो बिल्कुल, वो वाली सभा बिल्कुल होनी बंद हो गई। बाकी 3 सभाएं होती थी, लेकिन वो भी किस तरह से होती थी, उसमें भी प्रभावशाली व्यक्ति ही आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मिलेगा कि उस समय की सोसाइटी जॉइंट फैमिलीज में भी रहती थी। ठीक है, यानी कि लेटर वैदिक काल के जो समाज था उसमें जॉइंट फैमिली का प्रचलन था। लेटर वैदिक काल में जॉइंट फैमिली का प्रचलन था। ठीक है, और ये कहां से देखने को मिलता है, इसके 2 सबूत हमें मिलते हैं, एक अतरंजी खेड़ा और एक अच्छी छात्रा। ठीक है दोस्तों, अतरंजी खेड़ा और अच्छी छात्रा को बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये लेटर वैदिक काल की सोसाइटी का एक सबूत है जो हम जानते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसी साइट जो कि लेटर वैदिक काल की है, वो कौन सी है, वो है अच्छी छात्रा और अतरंजी खेड़ा। कहाँ पे मिलेगा आपको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अच्छी छात्रा और अतरंजी खेड़ा आपको मिलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये कौन सी साइट है, ये है लेटर वैदिक
साइट्स। ठीक है दोस्तों, ये है लेटर वैदिक साइट्स। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है और आप इसको समझ रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी कैसे चेंज होती है। हड़प्पा सभ्यता से ऋग्वैदिक काल में गए, ऋग्वैदिक काल से लेटर वैदिक काल में गए, और अगली हम जो क्लास होगी उसके अंदर महाजनपद पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि सोसाइटी में कितना ड्रास्टिक और एक विशाल चेंज आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो थी वुमेन जो थी, जो महिलाएं थी, उनको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो लेटर वैदिक काल था, यहाँ पर जो वुमेन की जो पोजीशन थी समाज में, जो वुमेन का जो स्तर था, उसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल के अंदर कोई भी चाइल्ड मैरिज आपको देखने को नहीं मिलेगी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन लेटर वैदिक काल में आपको चाइल्ड मैरिज भी देखने को मिलेगी, और कुछ कुछ आपको ऐसे इंस्टेंसेस सती प्रथा के भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ये दोनों ही चीजें ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक काल में आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी, जिससे पता चलता है कि जो महिलाएं थी उनका स्तर कहीं ना कहीं कम हो गया था। वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा कि भाई महिलाओं की जो महिलाओं का जो समाज में जो स्तर था उसका वर्णन करिए, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक सोसाइटी में महिलाओं की जो उनका स्तर था उसकी आप चर्चा करिए। ठीक है, वो आपसे इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कंपैरिजन और ये आपको तुलना पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको क्या कहा गया है, यहाँ पर सारे दुखों का कारण बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पुत्र की ज्यादा कामना करते हुए लोग आपको दिखेंगे। चलिए, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र जो था वो भी लेटर वैदिक समय में पूरी तरह से पैदा हुआ, और यहीं पर आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा। गोत्र का जो इंस्टीट्यूशन, यानी गोत्र का मतलब क्या होता है, कौन व्यक्ति किस, एक तरह से गोत्र से पता लग जाता है कौन सा व्यक्ति किस वंश से आता है। लेकिन लेटर वैदिक काल में जो गोत्र है, ये इसका जो ये शुरुआत कैसे हुई, दरअसल जो ट्राइब्स होती थी लेटर वैदिक काल में, जो ट्राइब्स होती थी वो क्या करती थी, अपनी गाय को, ठीक है, अपनी गाय को जब वो एक जगह पर रखती थी, ठीक है, जब वो अपनी गाय को एक जगह पर रखती थी, ठीक है, तो उस जगह का जो भी आप कहें, उस जगह को जो भी एक होता था कि जहां पर सब लोगों की एक परिवार की जो गाय होती थी इकट्ठी होती थी, उसके नाम से उन लोगों को, उस ट्राइब को जाना जाने लगा। ठीक है, जिस जगह पर वो अपनी गाय रखते थे उस जगह के नाम से उस ट्राइब को जाना जाने लगा, और वहां पर उसको कहा गया गोत्र। ठीक है, यानी गोत्र की उत्पत्ति भी गाय है, से ही, गाय शब्द से ही, कहीं ना कहीं गाय जो है उससे ही रिलेटेड है। यानी जहां पर किसी भी एक ट्राइब की गाय एक साथ रखी जाती थी उसके नाम से उस ट्राइब को जाना जाता था, और उसको उससे कहा गया कि वो क्या है, उस ट्राइब का गोत्र है। ठीक है दोस्तों, तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हमने समझ लिया। अब लेटर वैदिक सोसाइटी जो थी उसमें इकोनॉमी कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती थी, आइए ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेटर वैदिक जो सोसाइटी थी उनकी इकोनॉमी कैसे काम करती थी। सबसे पहले देखते हैं कि जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी उसमें उनकी इकोनॉमी में आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे 1000 BC में आपको देखने को मिलेगा आयरन की खोज हुई, यानी कि लेटर वैदिक काल में किसकी खोज हुई, आयरन की खोज हुई। और लेटर वैदिक काल को किस और फेज से जाना जाता है, PGW। पीजी का मतलब हो गया, PGW का मतलब हो गया पेंटेड पेंटेड ग्रे पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि यहाँ की जो पॉटरी होती थी, यहाँ की लेटर वैदिक समय की जो पॉटरी होती थी, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, वो कौन से होते थे, पेंटेड ग्रे वेयर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की पॉटरी कौन सी होती थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार मैंने क्लास में रिपीट करा है, हड़प्पा सभ्यता को जो उस समय का समय था उसको किस पॉटरी के नाम से जाना जाता है। जैसे जब भी, अब कभी भी पेंटेड ग्रे वेयर, कभी भी पेंटेड ग्रे वेयर आप शब्द सुनेंगे या फिर PGW फेज, तो आपके दिमाग में हमेशा लेटर वैदिक समय आना चाहिए, यानी कि 1000 BC के बाद का जो समय है आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा हम बात करते हैं PGW की बात होगी तो लेटर वैदिक काल की बात होगी। अब यहाँ पर PGW, इसको आयरन फेज भी कहते हैं, इसको कुल मिला के PGW आयरन फेज भी कहते हैं, क्योंकि PGW जो था यानी पेंटेड ग्रेवेयर लेटर वैदिक काल में यूज होते थे, और आयरन की खोज भी लेटर वैदिक काल में
ही हुई थी, तो इसलिए आयरन और पीजीडब्ल्यू के नाम से आपके दिमाग में लेटर वैदिक काल आना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्यंस का एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है दोस्तों, जो आप देखेंगे जो मैप में आपको हमने देखा कि कुरु पांचाल रीजन में लेटर वैदिक में आपने देखेंगे लेटर वैदिक काल में कुरु पांचाल रीजन में आप देखेंगे आर्यंस फैल गए थे। क्यों हुआ था? इसका कारण मेन है आयरन, ठीक है दोस्तों। जो लोहे की खोज हुई थी उससे क्या हुआ, उन्होंने जंगल साफ करे, उन्होंने पेड़ पौधे साफ करे, खेती की जमीन पैदा करी। इसलिए आप देखेंगे कि जब तक लोहा नहीं था, ठीक है, जब तक आयरन नहीं था, तब तक आर्यन लोग कैसे थे, एक ट्राइबल और घुमंतु खेती करते थे, छोटी मोटी जगह पर खेती करते थे, और मेनली वो पशुओं पर जो उनकी डाइट होती थी वो आधारित होती थी। लेकिन जब इनके पास लोहा आया, इन्होंने जमीन की सफाई करनी शुरू करी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको समाज कैसा दिखेगा, आपको खेतीहर यानी एग्रीकल्चरल सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। तो सभी चीजें दोस्तों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप देखेंगे कि आयरन का यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे कि 1000 बीसी के समय पे आयरन की खोज हुई, जिसको क्या बोलते थे, कृष्ण अयास, ठीक है। आयरन को क्या कहते थे, या तो कृष्ण अयास या फिर श्याम अयास। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई कृष्ण अयास और श्याम अयास या फिर अयास, ठीक है, इसका क्या मतलब है। अयास का मतलब होता है मेटल, ठीक है दोस्तों, अयास का मतलब होता है मेटल, और आर्यन लोग भी अयास को मेटल को अयास कहते थे। लेकिन जब भी पेपर में पूछेगा कि कृष्ण अयास और श्याम अयास इन दो शब्दों का मतलब क्या है, तो आप उसको कहेंगे कि उसका मतलब है आयरन। और कौन इसको कहता था, ये कहते थे लेटर वैदिक काल के जो लोग थे, वो इसको कृष्ण अयास और श्याम अयास का मतलब उनके लिए होता था आयरन, ठीक है। ये पेंटेड ग्रे वेयर की फोटो है, पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यू कब बात होती है, लेटर वैदिक काल में, उसकी ये फोटो है, एक बार देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की सोसाइटी एग्रीकल्चरल थी, ज़्यादातर रूरल थी। एग्रीकल्चरल आप देखेंगे खेती ज़्यादातर गांव में होती है, शहरों में तो क्या होता है, सर्विसेज का व्यापार होता है, शहरों में व्यापार होता है और खेती गांव में होती है। तो ज़्यादातर सोसाइटी एग्रीकल्चरल और रूरल सोसाइटी थी, ठीक है दोस्तों। और देखेंगे कि बाद में इस समय के एंड में जब ये 1000 बीसी से शुरू हुआ, उसके बाद जब ये 500 बीसी तक पहुंचा, तो यहां पर बीच में कहीं पे आपको थोड़े बहुत शहर भी देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत शहरों का भी यहाँ पर विकास होने लगा, शहर पनपने लगे, जिनको नगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। यानी शहर पनपने लगे कब, लेटर वैदिक समय के जो अंतिम समय था उसमें थोड़े थोड़े शहर भी पैदा होने लग गए, ठीक है। और एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, पढ़ लिया हमने, और मिक्स्ड फार्मिंग करते थे, यानी कि अनाज भी उगाते थे और पशुपालन भी साथ साथ करते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मिक्स्ड फार्मिंग करते थे लेटर वैदिक समय के लोग, तो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो लैंड थी, जमीन थी, अभी भी उसको पूरी सोसाइटी ओन करती थी। हालांकि प्राइवेट जो थी लैंड, वो भी यहाँ पर आनी शुरू हो गई थी, तब तक प्राइवेट लैंड भी शुरू हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो पूरा समाज था उसी लैंड को वो ओन करता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, चावल को कहते थे व्रीहि, ठीक है, और वीट को कहते थे, गेहूं को कहते थे गोधुमा, ठीक है दोस्तों। गोधुमा का मतलब गेहूं और व्रीहि का मतलब चावल। डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है कि बताइए, डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए भाई इसका मतलब क्या है, व्रीहि और गोधुमा जो है ये क्या है, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट पूछेगा, तो बिल्कुल इसका मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। तो लेटर वैदिक समय के जो लोग थे वो एग्रीकल्चरल लोग थे, ठीक है। अब वो पशुओं पे उतने निर्भर नहीं थे, वो ज़्यादातर क्या करते थे, वो खेती करते थे, और उनकी मेन डाइट जो थी वो गेहूं और चावल से बनी हुई थी। उनकी मेन डाइट में गेहूं और चावल होते थे, और वो दाल की भी खेती करने लग गए थे, यानी कि अलग अलग किस्म की दालें भी उगाते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि कई तरह के आपको देखने को मिलेगा कि कई तरह के जो है ऑफर किए जाते थे। दान दक्षिणा का प्रचलन, जैसे मैंने बताया, आपको देखने को मिल गया था। तो दान दक्षिणा में क्या दिया जाता था, दान दक्षिणा में जो खेती में उगते थे गेहूं, चावल और पके हुए चावल, ये सब आपको देखने को मिलेगा दान दक्षिणा में दिए जाते थे। उसके अलावा लेटर वैदिक सोसाइटी के लोग लोहे से परिचित थे, और उससे पहले आप जानते हैं ऑलरेडी कॉपर का इस्तेमाल हो ही रहा था, तो कॉपर भी जानते होंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे ब्रोंज को भी जानते थे, क्योंकि ब्रोंज का इस्तेमाल हो ही रहा था, और हड़प्पा सभ्यता से हो रहा था ये तो, ठीक है, कॉपर का और ब्रोंज का इस्तेमाल। और गोल्ड और सिल्वर भी हड़प्पा सभ्यता के लोग यूज करते थे। तो ये सब जो है, ये सारे जो मेटल हैं, ये लेटर वैदिक सोसाइटी के लोग जानते थे।
टिन भी जानते होंगे, क्योंकि जो ब्रोंज है, ठीक है दोस्तों, ब्रोंज जो है वो कॉपर प्लस टिन, यानी कि टिन और कॉपर का मिश्रण जो होता है उससे बनता है ब्रोंज, ठीक है। और ब्रोंज कौन इस्तेमाल करता था? हड़प्पा सभ्यता के लोग ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे। तो जब हड़प्पा सभ्यता के लोग ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे और वो लेटर वैदिक लोगों से पहले के लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जाहिर सी बात है कि जो लेटर वैदिक समय के लोग हैं वो भी ब्रोंज को अच्छे से जानते होंगे और टिन को भी अच्छे से जानते होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि जो लेटर वैदिक समय के लोग थे वो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ग्लास को भी बनाना जानते थे। उनको ग्लास भी पैदा करना आता था, ग्लास को भी बनाना जानते थे, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग वो जानते थे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग समाज में वर्गीकरण देखने को मिलेंगे, तो जो व्यापारी वर्ग है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि श्रेष्ठींस यहाँ पर बन गई थी, ठीक है दोस्तों। श्रेणीज, अलग अलग श्रेणीज या श्रेष्ठींस बोल दें, जो व्यापारी लोगों का जो ग्रुप होता था, उनके जो संगठन होते थे, व्यापारी लोगों के संगठन जो होते थे, उनको यहाँ पर श्रेष्ठीज कहते थे। अलग अलग तरह के व्यापार जो करते थे उनके ग्रुप और संगठन होते थे जिनको श्रेष्ठीज कहते थे, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा ये जब भी मिलेंगे, जिस भी एरा में आपको श्रेष्ठीज और व्यापार में करने वाले जो संगठन मिलेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर अर्बनाइजेशन धीरे धीरे शुरू होता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जहां पर भी श्रेष्ठीज मिलेंगी वहां पर अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी देखेंगे जो नगर हैं वो बनने चालू हो गए थे लेटर वैदिक सोसाइटी में। जब लेटर वैदिक समय जो था वो खत्म होने वाला था, तो नगर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सिटीज बन गई, अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। चलिए, और अभी भी जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो ज्यादातर लेटर वैदिक काल में भी बार्टर सिस्टम का ही इस्तेमाल करता था। इकोनॉमी जो है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है, बार्टर सिस्टम से ही चलती थी। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों कि आप एक सामान दें, ठीक है। आप कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को, अगर व्यक्ति ए है और बी है, अगर इसको ए से कोई सामान चाहिए, ठीक है, तो ये इसको बदले में कोई सामान ही देगा, ठीक है। यानी अगर गेहूं चाहिए, ठीक है, अगर गेहूं चाहिए तो हो सकता है बदले में ये इसको बाजरा दे या फिर कुछ और दे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी हम कैसे करते हैं, अभी हम जो व्यापार करते हैं वो अभी हम कैसे करते हैं, अगर हमें कोई यहाँ पर सामान चाहिए तो हम करेंसी देते हैं और सामान लेते हैं। यानी कि जहां पर करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता, एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया जाता है, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। और आप देखेंगे कि लेटर वैदिक सोसाइटी में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था। लेकिन एक यहाँ पर सिक्का, कॉइन, आपको करेंसी देखने को मिलेगी जिसको हम कहते थे निक्ष, ठीक है। निक्ष जो यहाँ पर करेंसी कॉइन था, वो बेसिकली यहाँ पर अलग पर्पज के लिए यूज होता था, एक नॉर्मल करेंसी की तरह उसका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अगर बात होगी कि कॉइन, अगर कॉइन की, अगर आपको देखने को मिलेगा कॉइन का इतिहास, जो शुरुआत आपको देखने को मिलेगी कॉइन का इतिहास, तो अगर बात करें कि करेंसी और कॉइन, अगर आप बात करें तो लेटर वैदिक काल में भी देखने को मिलेगी। लेकिन वो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वैसे प्रचलित तरीके से यूज नहीं होती थी, वहां पर बार्टर सिस्टम ही यूज होता था। अन्य पर्पज के लिए यहाँ पर निक्ष जो है उसका इस्तेमाल होता होगा, लेकिन बेसिकली सिस्टम बार्टर से ही चलता था। लेकिन अगर बात करें सिक्के की, कॉइन की, तो क्या लोग, लेटर वैदिक के लोग जानते थे? जी हाँ, निक्ष नाम का सिक्का जो होता था, निक्ष का मतलब सिक्का होता था और कॉइन होता था, उसको वो लोग जानते थे, लेटर वैदिक समय के लोग, ठीक है दोस्तों। और 4 तरह की पॉटरी आपको मेनली देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पॉटरी के नाम से लेटर वैदिक काल को जाना जाता है, वो पॉटरी कौन सी है दोस्तों? वो है पेंटेड ग्रे वेयर। ये खास तरह की पॉटरी है जो आपको लेटर वैदिक काल में दिखेगी। इसके अलावा वो अन्य 3 पॉटरीज को भी जानते थे, जैसे कि ब्लैक एंड रेड वेयर, ये आपको देखने को मिलेगी हड़प्पा काल में। और हड़प्पा काल में आपको ये बाकी पॉटरीज भी देखने को मिलेंगी। लेकिन जो अलग खास किस्म की पॉटरी थी लेटर वैदिक काल की, वो थी पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे इकोनॉमी में, पहले अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो ऋग्वैदिक काल के अंदर लोग अपनी तरफ से ट्रिब्यूट देते थे, अपनी तरफ से जो राजा था, जो राज्य होता था, उसको अपना टैक्स के रूप में, जिसको हम कहते थे बलि कहते थे, तो वो टैक्स देते थे, टैक्स यानी कि बलि देते थे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। अपनी मर्जी से जितना होता था देते थे। लेकिन यहाँ पर अब टैक्सेस जो हैं वो
कलेक्शन करना उनका मैंडेटरी हो गया। लेटर वैदिक काल में साम्राज्य बड़े हो गए तो जो टैक्स कलेक्शन है वो अब मैंडेटरी हो गया। अपनी मर्जी से कौन कितना देगा, अब चीजें उस पर निर्भर नहीं रहने लगी। तो इसके लिए यहाँ पर संग्रहित्री नियुक्त किए गए। किसमें? लेटर वैदिक काल में संग्रहित्री नियुक्त किए गए। इसलिए आप समझिए कि जब भी पेपर में पूछेगा तो संग्रहित्री का मतलब क्या है तो समझ जाइएगा कि वो लेटर वैदिक काल में जो लोग टैक्स कलेक्ट करने वाले अफसर होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, उनको यहाँ पर संग्रहित्री कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो संग्रहित्री मतलब जो लेटर वैदिक काल में टैक्स का कलेक्शन करता था। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि जो वैश्यास थे, वैश्यास यही जो थे ट्रिब्यूट यानी कि लेटर वैदिक समय में टैक्स देते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि लेटर वैदिक समय के लोगों का रिलीजन क्या होता था। ऋग वैदिक समय के लोगों का हमने पढ़ा है कि ऋग वैदिक काल में जो लोग होते थे वो कैसे थे? वो ट्राइबल लोग थे। वो ट्राइबल लोग थे और वो क्या करते थे? वो नेचुरल जो हमारे प्राकृतिक जो देवी देवताएं होते हैं, नेचर की वो पूजा करते थे, जैसे सूर्य को, अग्नि को, इन सब की वो लोग पूजा करते थे ऋग वैदिक काल के अंदर। और किसी भी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती थी, किसी भी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती थी ऋग वैदिक काल में। नेचर की पूजा करते थे। किस तरह से करते थे? किस तरह से करते थे? मंत्रों के माध्यम से करते थे, यज्ञ और हवनों के माध्यम से करते थे, यज्ञ और हवनों के माध्यम से करते थे। ऋग वैदिक समय में नेचर की पूजा यज्ञ और हवनों के माध्यम से होती थी, ना कि मूर्ति बनाकर। सूर्य देव हैं तो उनका कोई मंत्र होगा, उन पर हवन होगा, लेकिन सूर्य देव की कोई मूर्ति नहीं बनाकर पूजा होती थी। लेकिन लेटर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मूर्ति पूजा का प्रचलन यहाँ पर बढ़ गया था। ठीक है, देखिए, ठीक है दोस्तों, यहां पर देखेंगे कि आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा आपको देखने को मिलेगी लेटर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए, तो उसके अलावा यहां पर जो सैक्रिफाइसेस, जो यज्ञ होते थे, हवन होते थे और जो बलि दी जाती थी पशुओं की, वो भी यहां पर बहुत ज्यादा और भी ज्यादा कई सारे रीति रिवाजों और कई सारे रूल और रेगुलेशन के साथ होने लगी। जिससे क्या होने लगा, आप देखेंगे कि एनिमल किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, यज्ञ बहुत ज्यादा बढ़ गए नंबर में, जो यज्ञ हवन वगैरह होते थे, बलि जो होती थी, ठीक है, बलि जो होती थी किनकी? जानवरों की, पशुओं की, वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो उससे क्या होने लगा, जो कैटल वेल्थ है यानी कि जो पशु है उनका बहुत नुकसान होने लगा, उनकी जनसंख्या कम होने लगी और इससे समाज में समस्या पैदा होने लगी। ठीक है, दान दक्षिणा का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। दान दक्षिणा किनको देने मिलने लगी? जो पुरोहित होते थे उनको दान दक्षिणा मिलने लगी, जिससे वो लोग काफी ज्यादा वेल्दी हो गए और समृद्ध होने लगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ऋग वैदिक समय में हमने पढ़ा था दोस्तों, ऋग वैदिक समय में सबसे इंपॉर्टेंट भगवान या गॉड कौन से होते थे? इंद्र। दूसरे कौन से थे? अग्नि। ऋग वैदिक काल में हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड या भगवान होते थे वो थे इंद्र और दूसरे जो होते थे अग्नि। लेकिन आप देखेंगे कि जो लेटर वैदिक काल था, लेटर वैदिक काल के अंदर नए भगवान आपको देखने को मिलेंगे, जो ज्यादा आपको जिनकी पूजा होती थी वो थे प्रजापति द क्रिएटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रजापति भगवान है वो आपको लेटर वैदिक काल में ज्यादा प्रभावशाली देखने को मिलेंगे। उसके अलावा लेटर वैदिक काल में अलग और कई अलग अलग और अन्य भगवानों की पूजा होने लगी, जैसे विष्णु भगवान की पूजा होने लगी, रुद्र भगवान की पूजा होने लगी। ठीक है, चलिए, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि समाज जो था उसमें अंदर वर्गीकरण काफी स्ट्रिक्ट हो गया था। तो जब वर्गीकरण स्ट्रिक्ट हो गया था समाज में, तो अलग अलग वर्ग ने भी अपने अपने भगवान और देवी देवताएं बनाने शुरू कर दिए और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अलग अलग भगवान समाज में भी आपको देवी देवता और भगवान देखने को मिलेंगे, उनके खुद के, ठीक है, देवी देवता भगवान मिलेंगे जो वो एक ही समाज के लोग जिनकी पूजा करते थे। जिसमें आपको मिलेगा जो बेसिकली जो चौथा वर्ण था यानी कि शूद्र, इनके जो भगवान थे वो थे पुशान। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो अब यहां पर समझ लीजिए कि शूद्र जो थे, चौथा जो वर्ण था, उनके भगवान कौन से थे? पुशान। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि जब लेटर वैदिक समय जो था, लेटर वैदिक समय के अंदर समाज जो था उसके अंदर काफी वर्गीकरण हो गया था। ठीक है दोस्तों, समाज के अंदर काफी वर्गीकरण हो गया था और उससे आप देखेंगे कि कोई समाज ज्यादा स्ट्रांग हो गया, कोई समाज कोई समाज बहुत पिछड़ गया। तो इसकी वजह से क्या होने लगा
जो आप देखेंगे समाज के अंदर कई तरह के आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन जो था वो होने लगा। किनकी? जो प्रीस्टली डोमिनेशन, जो पुरोहितों का जो आधिपत्य था, उनकी जो बढ़ती हुई पावर थी समाज के अंदर, उससे क्या होने लगा, आपको पूरे समाज में एक रिएक्शन को देखने को मिलेगा, जिसको हम पढ़ेंगे कहां पर, जो महाजनपद, जब हम पढ़ेंगे महाजनपद का जो समय था उसके अंदर आपको ये रिएक्शन अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो दोस्तों ये लेक्चर था, इसके अंदर हमने लेटर वैदिक काल पूरा पढ़ लिया है, और लेटर वैदिक काल को हमने साथ साथ ऋग वैदिक काल के साथ साथ समझा। ठीक है, ऋग वैदिक काल के साथ साथ हमने समझा लेटर वैदिक को। इससे क्या हुआ, हमारा ऋग वैदिक भी रिवाइज हो गया और लेटर वैदिक भी हमने समझ लिया। अब अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पढ़ेंगे हम महाजनपद, यानी कि 500 बीसी या फिर 600 बीसी के आसपास का और 500 बीसी के बाद का जो समय था, इसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद। और उसके बाद आप देखेंगे सबसे इंटरेस्टिंग क्लास शुरू होगी, वो होगी बुद्धिज्म की और जैनिज्म की। ठीक है, बुद्धिज्म की और जैनिज्म की। क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था एक तरह से जो हमारा जो भारत की जो संस्कृति है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव था, जो कि आज बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसके अलावा बुद्धिज्म जो है वो पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो बुद्धिज्म जो है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पेपर में इसकी बहुत बड़ी वेटेज होती है, चाहे फिर वो मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो। ठीक है दोस्तों, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। और आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ते हैं शाम को 6 बजे, और 2 बजे पढ़ते हैं हम हिस्ट्री। तो टाइम याद रखिएगा, 2 बजे हिस्ट्री और शाम को आर्ट एंड कल्चर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सेशन के साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।